राहुल गांधी जी किस मुंह से आप वोट मांगने हैं? आपके ऊपर तो करप्शन के चार्जेज है। घोटाला ना क्या होता तो ईडी हमारे देश की स्वतंत्र जांच एजेंसी है, वो बिना बात के मेरे को तो पकड़ के क्यों नहीं लेगी ईडी कि आपने भ्रष्टाचार किया है? भाई साहब को क्यों नहीं लेगी? और लोग यहाँ खड़े हैं या उस 62 विधानसभा जो 62 विधायक है आम आदमी पार्टी के, औरों को क्यों नहीं लेगी? 4-5 को क्यों लेगी? आपको बोलने की स्वतंत्रता है। प्रधानमंत्री को आप गालियां देते हो, उनको मारने तक की बात करते हो, यही तो है। आपको इमरजेंसी नहीं लगी देश के अंदर, बोलने की स्वतंत्रता थी। 1971 में मीडिया के ऊपर प्रतिबंध था, आपको बोलने तक की आजादी आपकी छीन ली गई थी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मौजूद की इस वक्त चांदनी चौक में है और देखना यही होगा कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी और देश की जनता इस बार किसे अपना प्रधानमंत्री चुनने वाली है और जनता के क्या क्या मुद्दे इस बार रहेंगे। तो सीधा यहाँ पर जनता से जुड़ेंगे और जनता से जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या लग रहा है, पहला चरण हो चुका है जिसमें ये दिखाया गया है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार पहले चरण में वोटिंग कम हुई, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये वोटिंग कम होने के 2 रीजन है। इस बारी ऑटोमेटेड एआई की मदद से जिनके आधार कार्ड 2 जगह पे रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनको वाइप आउट कर दिया गया, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो फर्जी वोटिंग होती थी उसमें बहुत ज्यादा लगाम लगी है, क्योंकि ये क्लियर कर गया है ये बुर्का और घूंघट में आप वोट नहीं डाल पाएंगे। तो इस चक्कर में इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा और 1-2% वोट, इतनी गर्मी और ये प्रॉब्लम मुझे जो लग रहा है कि ये हो रही है कि जिसके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उसका वोट पड़ रहा है, जिसके कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं उनके लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं। क्योंकि इस बारी लड़ाई ऐसी हो गई है कि भाई अगर हम कांग्रेस को वोट देते भी हैं तो एक तो पहले ये कल को बोलेंगे ईवीएम हैक है, दोबारा बोलेंगे कि अगर ईवीएम से जीत गए तो फिर वो पार्टी बदल लेंगे। इस चक्कर में जो उनका वोटर है वो वोट देने नहीं जा रहा है। और मीडिया का क्या है कि मीडिया को तो कुछ बोलते हैं विपक्ष वाले कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है या सेटिंग नहीं कर पाया। अब देखिए, हार के कोई बहाने तो चाहिए ना। देखिए, अगर मैं जहां तक चुनाव देख सका हूँ या एनालिसिस करता हूँ, मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि आप एग्जाम दे रहे हो और आपका पहला पेपर बहुत अच्छा चला गया तो ये एक जेन्युइन सी बात है कि आप अगले आने वाले 5 पेपर के लिए मेरे ख्याल से सोओगे नहीं, आप अपने एफर्ट को 10 गुना ज्यादा कर दोगे। क्योंकि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, हाई कोर्ट के वकील थे, सभी वकील थे जिन्होंने मुद्दा उठाया था ये पूरा। जी देखिए, एनजीओ फंडिंग होती है फॉरेन से, जिसमें इसको अपना एजेंडा चलाने के लिए इस तरीके के लोगों को रखा जाता है। तो इसमें मैं इनको मानता नहीं, क्योंकि आप देखिए ना, जिस वकील को कोर्ट से फाइन लगी हो वो फिर कोर्ट में मुंह उठा के चला जाता है। प्रशांत भूषण जी के ऊपर जो पर कंडेम्ड ऑफ कोर्ट 1 रुपए की फाइन लगी थी और 1 रुपया उन्होंने भीख मांग के दिखाते हुए कोर्ट के मुंह पे दिखाया था। तो ये तो हमारी कंट्री का संविधान और ये हमारी कंट्री की मोरालिटी है। एक चीज, वकील फंडिंग ले रही है, वकील भी निष्पक्ष नहीं होते। वकील फंडिंग लेते हैं ना भैया कि प्रोजेक्ट को रोकना होता है। पूरी दुनिया में किसी इन्वायरमेंट स्पेशलिस्ट को बुलाइए तो जब डेवलपमेंट की बात होती है तो इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है। ये नियम खाली केवल इंडिया में ही होता है या दुनिया की और कंट्रियों में? मैंने 56 देशों का देखा हुआ है, जहां इंडियन कंपनी और जहां ये मुद्दा आता है, ठीक है, ये वहीं पहुंच जाते हैं। बाकी किसी कंट्री में तो मैंने नहीं देखा। चाइना में डेवलपमेंट होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया। ठीक है, मैं आपके पास वापस आती हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वकीलों की फंडिंग होती है, फॉरेन फंडिंग होती है, तो विश्वास कर पाना मुश्किल है जनता के लिए कि जनता को अपनी समस्याओं का हल कैसे मिलेगा अगर वकील भी फंडिंग कर रहे हैं? तो देखिए, वकील का उन्होंने उदाहरण भी पेश किया भाई साहब ने कि प्रशांत भूषण वाला जो केस सामने आया था कोर्ट के अंदर, ये हमारी न्यायपालिका के मुंह पे तमाशा एक बार तरह से दिखाने वाली बात थी। वकीलों का जो कार्य होता है वो, जब आप किसी भी पार्टी की ओर से चुनाव मतलब जो केस लड़ते हैं तो अपने तथ्यों के आधार पर उसको लड़े। जिस तरह से एक्सपोज भी हुए वो वहां पे, और उनको कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाया, जुर्माना भी लगाया। तो ये वकील जो पेशा है हमारा, पूरे वकीलों की भी एक तरह से मैं तो क्या बोलूंगा कि एक बेइज्जती वाली बात हुई है। जहां तक बात रही फंडिंग की, फंडिंग होती है एनजीओ के माध्यम से। हम किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक आपके पास आंकड़े नहीं होते तब तक ऐसे आरोप भी नहीं लगा सकते। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जैसे जनता जाती है वकीलों के पास जाती है, जब उनके मामले कोर्ट तक पहुंच जाते हैं तो जनता के लिए भी विश्वास कर पाना मुश्किल है कि उन्हें न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे देश की विडंबना ये है
कि जिस दिन हमारे देश की न्यायपालिका ने अपनी कर्मठता से और समयबद्ध तरीके से फैसले देने शुरू कर दिए, उस दिन से हमारे देश की न्याय व्यवस्था सुधर जाएगी। इसी बात की गहरी चिंता महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी व्यक्त की है कि मामले लंबित पड़े रहते हैं, फैसले नहीं आते। उदाहरण के लिए आप राहुल गांधी का केस ही ले सकते हो। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, राहुल गांधी ही क्यों, और भी बहुत सारे नेता हैं, लेकिन उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि जो नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनको बेल पे बाहर आ जाते हैं, जमानत पे आ जाते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर संसद में जाते हैं, फिर दूसरे पे गाली गलौज करते हैं, फिर मुकदमे होते हैं, फिर लंबित होते हैं। तो ये प्रक्रिया कैसे खत्म होगी? कहीं ना कहीं पे तो आपको कट ऑफ लेना पड़ेगा। या तो अदालत ये बोले कि राहुल गांधी निर्दोष है तो उस बेचारे को मुक्त करो, क्यों उसकी फाइलें तुम 7 साल 8 साल से लेके पड़े हो, और वो बेचारा एक अपराधी की तरह से समाज में घूमता है। जब अगर मेरे सामने राहुल गांधी भी आ जाए तो मैं यही बोलूंगा, राहुल गांधी जी किस मुंह से आप वोट मांगने हैं? आपके ऊपर तो करप्शन के चार्जेज है, बहुत सारे घोटालों के चार्जेज हैं। और मैं राहुल गांधी का उदाहरण ही नहीं दे रहा, मैं उन सारे नेताओं के लिए बोल रहा हूँ कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। देश की न्यायपालिका या जो भी नेताओं वाला कोर्ट है, राज्य कोर्ट, एक समयबद्ध तरीके से इनके फैसले करे। या तो ये दोषी है, इनको सजा दो, या ये निर्दोष है, इनको मुक्त करो। तो ये व्यवस्था सड़ चुकी है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के जो हमारा कानून है, इसके अंदर ना तो आपको उनकी संपत्ति छीनने का अधिकार है। मान लीजिए अभी केजरीवाल जी का उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ, इनके ऊपर आ रहा 100-200 करोड़ का इन्होंने घोटाला कर लिया, किकबैक मनी ली। किकबैक मनी का है कि आपने पार्टी को फायदा पहुंचाया, गोवा चुनाव में उस पैसे का उपयोग किया। तो अगर वो 200 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर्स का चोरी हुआ, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, तो केजरीवाल जी की निजी संपत्ति से वो पैसा वसूल करके दिल्ली के राजकोष में जमा किया जाएगा। ऐसा कानून नहीं है। आरोप लगाए गए हैं, आरोप साबित नहीं हुए पीएमएलए कानून के तहत। उस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा तो धूमिल हो गई ना। केजरीवाल जी की सामाजिक प्रतिष्ठा राजनीतिक पृष्ठभूमि से जो आए थे, जो उन्होंने 3 बार से चुनाव जीता, तो उस आदमी की सामाजिक प्रतिष्ठा तो धूमिल हो चुकी है। तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? न्यायपालिका की है? किसकी है? ये खुद की है। अगर उन्होंने कोई कार्य ना किया होता, घोटाला ना किया होता, तो ईडी हमारे देश की स्वतंत्र जांच एजेंसी है, वो बिना बात के मेरे को क्यों पकड़ के क्यों नहीं लेगी ईडी कि आपने भ्रष्टाचार किया है? भाई साहब को क्यों नहीं लेगी? और लोग यहाँ खड़े हैं, या उस 62 विधानसभा जो 62 विधायक है आम आदमी पार्टी के, औरों को क्यों नहीं लेगी? 4-5 को क्यों लेगी? जिसकी संदिग्ध भूमिका होती है उसी को ईडी लेके गई है, उसी पे जांच चल रही है। पर विपक्ष कहता है कि भाजपा के 3 यार ईडी, सीबीआई और आईटी। अच्छा, तो विपक्ष खुद भी तो सोचे कि जब वो सत्ता में थे, क्या ये फॉर्मूला उनके ऊपर लागू नहीं होता था? इतना नहीं किया था। कितना किया था? मोदी जी कितना किया था? 60 वर्षों के अंदर हमने देखा, आपने देश के अंदर इमरजेंसी तक लगा दी, नसबंदी तक लागू कर दी। इससे ज्यादा कुकृत्य आप क्या करोगे देश के अंदर? इसी गठबंधन को सोचना है कि अपने 55-60 वर्षों की उपलब्धियों के आधार पे भी आप वोट नहीं मांग सकते। कांग्रेस उस टाइम बोल की इमरजेंसी लगाई थी, पर इस टाइम जो लगी हुई है वो किसी को पता नहीं चला, पर इमरजेंसी पूरे देश में। किस चीज की इमरजेंसी है? आप उसको अघोषित इमरजेंसी है, अघोषित आपातकाल का नाम दिया है इन लोगों ने। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, प्रधानमंत्री को आप गालियां देते हो, उनको मारने तक की बात करते हो, यही तो है। आपको इमरजेंसी नहीं लगी देश के अंदर, बोलने की स्वतंत्रता थी। 1971 में मीडिया के ऊपर प्रतिबंध था, आपको बोलने तक की आजादी आपकी छीन ली गई थी। आजाद भारत में जब बोलने की स्वतंत्रता भी छीन ली जाए, बोलने पे नागरिकों के प्रतिबंध लगा दिया जाए, उनको पकड़ के जेलों में ठूस दिया जाए, बिना आरोपों के जेलों में ठूस दिया जाए, तब देश के। मैं बात करना चाहूंगी हाल ही के भाषण का जो मोदी जी ने दिया, काफी ट्रेंडिंग हो रहा है, काफी ट्रोल भी हो रहे हैं, घेरे भी जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मोदी जी ने जो भाषण दिया है या जो अपना दर्द व्यक्त किया है, वो देश की जनता के सामने रखा है। मैं इसको दो माध्यम से समझाता हूँ आपको। तो पुराने हमारे कांग्रेस में प्रधानमंत्री ज्यादातर रहे हैं, वो सारे अंग्रेजी में बात करते थे। हिंदुस्तान हमारा हिंदी भाषी है, हिंदुस्तान के लोगों को समझ में नहीं आती थी प्रधानमंत्री ने क्या बोला। जब मनमोहन सिंह जी के उस वीडियो का ट्रांसलेशन हो रहा है हिंदी में, तब मालूम पड़ रहा है मनमोहन सिंह जी बोल रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, माइनॉरिटी दैट इज मुस्लिम। तो अगर माइनॉरिटी का मतलब ही मुस्लिम है, तो ये दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, SC, ST, OBC, जैन, पारसी, क्या ये हमारे माइनॉरिटी का पार्ट नहीं है? वही बता रही हूँ, वो जो चलाया गया, वो जो सबसे लास्ट की जो थी
शब्द वो दिखाए गए, जो ऊपर से पूरा भाषण हुआ है, जो टोटली भाषण हुआ है वो दिखाया ही नहीं गया है। पूरा भाषण सुनेंगे तो उसमें दलित और तमाम आदिवासी इन सब की बात हुई है, बाद में जाकर ये शब्द कहे। नहीं तो ऐसे कट पेस्ट तो नहीं किया है, जो बात हुई है वो तो कांग्रेस पार्टी भी इस चीज को तो पूरा देखा जाएगा ना, अगर मोदी जी कोई भाषण दे रहे हैं तो उसका एक अंश तो उठाया नहीं जाएगा, पूरा भाषण देखा जाएगा। तो वही भाषण है, वही स्पीच है जिसको पूरा नहीं दिखाया गया है। तो वही देश के सामने रखा गया है। जब वो मनमोहन सिंह जी इस वीडियो में बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी दैट इज मींस मुस्लिम, स्पेशली उन्होंने बोला है। अगर वहाँ पे वो बोलते हैं दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, ऐसे बता रही हूँ, उन्होंने शुरुआत दलित पिछड़ों से ही की है, बाद में ये नीचे वाले अंश है वो दिखाए गए हैं। लेकिन अगर दलितों का उत्थान किया होता, समाज का उत्थान उन्होंने किया होता, तो 55-60 वर्षों की इस उपलब्धि के आधार पे, उस विकास के आधार पे देश की जनता उनको नकारती नहीं। तो आप अपनी उपलब्धि भी तो देश के सामने रख नहीं पाए। 60 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने कुछ तो कार्य किए होंगे, इस बात को मैं नहीं नकार रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ तो कार्य किए कांग्रेस पार्टी ने। देश तो पहले भी था ना, तो देश के अंदर कुछ कार्य भी हुए होंगे। तो कांग्रेस पार्टी देशवासियों के सामने इस बात को रख क्यों नहीं पा रही है कि हमारी ये उपलब्धि है। सवाल है, दो लाइनों में खत्म कीजिएगा। दूसरे चरण होने वाला है 26 अप्रैल को, क्या लग रहा है इस बार वोटिंग ज्यादा होगी? क्योंकि अपील भी की गई है, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी अपील की है वोटिंग ज्यादा करे, तो कैसे देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये हम भी इस बात को महसूस करते हैं कि कम वोटिंग नहीं होनी चाहिए, लोगों को अपने घरों से वोट डालने जाना चाहिए। लोग अलग अलग इसके तर्क देते भी हैं, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं हर बार के चुनाव में देखता हूँ कि लगभग 8 से 10% हमारा वो वोटर है जो एलिट क्लास उसको हम बोलते हैं, जिसको मतदान से कोई लेना देना नहीं होता। उनका मतलब है कि यहाँ सरकार तो बनी जाएगी, तो उन लोगों को जाकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और वोट का प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन इतना खर्चा करता है ना, टैक्स का पैसा है सारा, अपील भी करता है, तो हमारी भी एक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है, तो ये हमारे मौलिक अधिकार भी है। तो मैं तो खुद अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मतदान होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, दूसरा चरण 26 अप्रैल को, इसमें देखा जाएगा कि कितने लोग वोटिंग करते हैं। हालांकि पहले चरण में वोटिंग काफी कम देखी गई है, और इस वोटिंग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष यानी कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी अपील करी कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। पर देखना यही होगा अंतिम के 4 जून को किसकी सरकार बनेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार।